नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स के जो नॉर्मली एफआईआई और डीआईआई या कोई भी ऐसा बड़ी पार्टीज होती हैं या बड़ी फर्म्स होती हैं, एचएनआईज फैमिली होती हैं जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखती हैं। मार्केट में क्या हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर ने इतना पैसा डाल रखा है, मार्केट को होल्ड कर रखा है कि वो लोग सब लोग कैश में बैठे हैं। और म्यूचुअल फंड की मजबूरी क्या है कईयों की, उनके पास जैसे ही मार्केट गिरता है, एक तो रेगुलर एसआईपी तो आ ही रही है और रेगुलर एसआईपी के अलावा लमसम का पैसा जब भी मार्केट गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर डालता है। और एफआईआई के बेचने से भी इससे मार्केट में फर्क नहीं आ रहा है। तो अब एफआईआई मार्केट में उतरना तो चाहते हैं, पर वो कहाँ उतरना चाहते हैं, वो ओवरसोल्ड कंडीशन पे वो देखना चाहते हैं मार्केट में कहाँ उन्हें फिजिबिलिटी मिलेगी खरीद की फिजिबिलिटी। एफआईआई का क्राइटेरिया ये है, या तो वो चाहे मार्केट गिरे, बड़े फंड हाउस से फैमिलीज हैं वो भी ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं मार्केट गिरे। तो मार्केट गिरने के लिए कंडीशन में, फिलहाल मार्केट गिरने की कंडीशन में नहीं है। और अभी फेड की मीटिंग के पॉइंट्स हैं, जेरेम पावेल साहब ने भी वहाँ पे बिल्कुल हिंट दे दिया है कि वो फेड में रेट कट करने वाले हैं। अगर अब रेट कट होते हैं तो क्या होगा, पहली चीज, इस रेट कट से वहाँ के मार्केटों ने अभी सेलिब्रेट करा है कि मार्केट क्लोज हुआ है। हमारे मार्केट बंद थे, फ्राइडे का फियर भी रहता है कि मार्केट कैसे खुलेंगे, अमेरिका का टॉक है, अमेरिका की कमेंट्री आएगी फेड की। तो ये सब एक ऐसे सेंटीमेंट थे जिनमें मार्केट को एक कॉन्स्टिट्यूशन मूड में रख दिया था। और आप ये मान के चलिए कि आज जो बैंकों के सामने समस्या है डिपॉजिट्स की, वो भी इसी वजह से आ रही है कि लोगों को यहाँ पे ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। अगर सालाना बात करें तो 12 से 15% के तो एवरेज म्यूचुअल फंड रिटर्न देते हैं। और म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न लोग डायरेक्ट अगर समझदारी से कम लेके इन्वेस्ट करते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, उनसे लेके आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट बताएंगे कि आप सही जगह इन्वेस्ट करें। या तो आप टॉप पे इन्वेस्ट करते हैं भागते हुए शेयर के पीछे, और आप ऊपर की रेट पे पैसा लगा के फंस जाते हैं। फिर आपको 90 दिन से एक क्वार्टर के बढ़िया रिजल्ट का इंतजार करना होता है, या फिर एक साल भर का रिजल्ट का एक साइकिल पूरी होती है उस शेयर को वापस उस पोजीशन पे पहुंचने पे, जब आपकी एवरेज कवर होती है। अगर आप ऊपर की रेट में फंस गए तो वापस बैक टू टॉपिक पे आते हैं। अभी कुछ शेयर निकाले हमने जो 200 डीएमए के नीचे काम कर रहे हैं, डेली मूविंग एवरेज के नीचे। ओवरसोल्ड कंडीशन के शेयर्स थे, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में पड़े हुए थे और कुछ आ चुके हैं और उन्होंने अब कुछ मूवमेंट बनाया है। तो ऐसे शेयर्स पे डिस्कस करेंगे। पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिएगा। हम खाली आपको एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो हमारी सोच है हम समझते हैं बाजार की बात तक में। तो हम पहले कुछ एक शेयर्स लेते हैं। सबसे पहला शेयर हम लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, उस पर बात करेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब आप देख पा रहे हो ना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या चल रहा है कि ये अभी लास्ट बंद हुआ है 43 रुपये 40 पैसे पे, 0.91% था। इसने अपने 52 वीक हाई बनाया 63 रुपीज़ और 52 वीक लो बनाया 40 रुपीज़ का। मार्केट कैप 8,390 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस बताई चुके आपको। स्टॉक पीई है 6.67, 6.67। अब हम जब भी बात करते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल और एनबीएफसी, तो हम पी तो हम देखते ही हैं कि पी लेस 20 हो। और बैंक के केस में अगर बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल के केस में हमें क्या देखना है कि उसका पीईजी रेशियो
बिलो 1% हो, तो क्या इसका पीईजी रेशो कितना है? अगर अगला इसका पीईजी रेशो चेक कर लेते हैं, पीईजी रेशो इसका आ रहा है 0.15। अब इसका पीईजी रेशो देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार ये काफ़ी अच्छा है, आप तो 1% बोल रहे हैं। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं जी फैक्टर की। जी फैक्टर इसमें 7 का है। जो एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो 10 पे सुपरलेटिव होता है, पर 7 मतलब गुड बेस्ट तो नहीं कह सकते, पर उससे ऊपर की कंडीशन में है। बहुत अच्छा इसका मान सकते हैं, इसको काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। साथ में पिटर्स की स्कोर इसका 4 का है। और ग्राम नंबर की बात करें, ग्राम नंबर बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। अगर आप इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको मिलेगा ग्राम नंबर की उसकी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितने की आ रही है इसकी? 64.5 की। अब ये देखिए, इसने अपनी एक्चुअल वैल्यू से भी 1 रुपया कम का 52 वीक हाई लगाया था। और डिविडेंड सालाना कितनी है? 3.46%। बुक वैल्यू इसकी कितनी है? 28.7। आरओसी कितनी दे रहा है? 11.1। आरओई 26.7। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की फेस वैल्यू है। रिटर्न 3 महीने में इसके रिटर्न की बात करें, इसने हमें क्या रिटर्न दिया? प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात नहीं करें, -18.2% का था। प्लेज कितना है? 0। सेल्स ग्रोथ कितनी रही है? 31.3%। अभी क्या हो रहा है कि जितनी फाइनेंशियल ये सर्विसेज होती है, एनबीएफसीज हैं, जितने बैंक्स हैं, इनके सामने क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? डिपॉजिट्स को लेके समस्या आ रही है। और डिपॉजिट्स इनको आ नहीं रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे छोटे बैंक है ना, उन्हें हायर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ये अपने डिपॉजिट्स बना रहे हैं, जिससे मार्केट में ये लोन देके और उस पर अर्निंग कमा सके और अपने अदर फाइनेंशियल एसेट्स पे काम कर सके। तो उस वजह से थोड़ी सी वो आ रही है। अब जब आरबीआई अपना स्टैंस क्लियर करेगा कि आरबीआई जैसे अमेरिका में रेट्स कटेगी, तो प्रोबेबली आरबीआई भी रेट्स काटेगा, तो उससे इनको फ़ायदा मिलेगा। अब जहाँ अगर इनको फ़ायदा मिलेगा तो इनकी जो ये समस्या आ रही है ना कि इनको सस्ती रेट पे मनी नहीं मिल पा रही है लोन देने के लिए, वो भी इनके पास अवेलेबल हो जाएगी। और कुछ हद तक मार्केट अभी 1 साल में इतने अच्छे रिटर्न दे चुका है, तो मार्केट भी अपने आप को कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश करेगा। अब उस स्पीड में नहीं भागने वाला जिस स्पीड में 1 साल पहले भागा था। 1 साल पहले आपने किसी में भी पैसा लगाया था तो वो मिल रहा था। अब आपको छाट के पैसा लगाना पड़ेगा, कौन सा अच्छे शेयर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके। तो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी रही थी? 3.07। डेप्ट है इसमें 33,633 करोड़ का, और डेप्ट टू इक्विटी है 5.99। 200 डीएमई की बात करें, मैं अभी इसको आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। मैंने चार्ट, रैंको चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट, ओएचसीएल चार्ट भी कहते हैं, उस पर भी इसको बना रखा है। 200 डीएमए प्रीवियस का इसका 48.2 था, 20 था मतलब, और 50 डीएमए 44.90 था। अभी कितने पे चल रहा है? ये 43.40 पे चल रहा है। ये प्रीवियस डे की बात हो रही है, और एक्चुअल में 200 डीएमए 48.20 था, वही सेम है, और 44.90 था 50। एमसीईडी सिग्नल की बात करें तो एमसीईडी सिग्नल आपको बता देता है, कभी भी एमसीईडी अगर 0 के ऊपर आ जाता है और 0 से 1 की तरफ बढ़ता है पॉजिटिव डिनोमिनेशन की तरफ, तो वहाँ पे उस पर खरीद आ जाती है, वहाँ से वो पॉजिटिव हो जाता है कोई भी शेयर। हम ये डेली बेसिस का चार्ट, हमने ये टेक्निकल एनालिसिस डेली बेसिस का है, ये प्रीवियस डे का है, ये प्रीवियस डे का है, ये दोनों एमसीडी सिग्नल प्रीवियस डे, एमसीएडी प्रीवियस डे, ये सिग्नल है, और एमसीएडी सिग्नल, ठीक है ना। तो ये आपको प्रीवियस डे के बता रहा है, तो ये पॉजिटिव होने के कगार पे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये 0 जिस दिन आ जाएगा +1 में आ जाएगा, आपको इसमें खरीद नजर आ जाएगी। आरएसआई कितनी चल रही है? आरएसआई न तो इसकी ओवरसोल्ड है, एक तरीके से ओवरसोल्ड मान लीजिए, बिका हुआ तो काफ़ी है, और ना इसको ये ओवरबॉट तो है ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। अब इसका 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम की बात करें, ये देखिए 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम कितना हुआ है, 1 डे का एवरेज वॉल्यूम कितना हुआ है, और 1 मंथ का एवरेज। तो 1 वीक में एक्यूमुलेशन देखिए, इसके काफी एक्यूमुलेशन हुए हैं, इसका एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, लोग खरीद रहे हैं। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, प्रमोटर ने अपना स्टेक कम करा 73.5 से। वॉल्यूम देखिए इसकी हमने बात करी ली। एफआईआई होल्डिंग इंक्रीज हुई है, अपना अभी कह रहा था ना, एफआईआई डीआईआई ने अगर अपना स्टेक बढ़ाया है, तो किस में बढ़ाया? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में बढ़ा है,
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, गूगल पे करिए, अगर आप खुद स्टडी कर सकते हैं तो देख सकते हैं। और ये स्टॉक 200 DMA के नीचे, इवन 50 DMA के नीचे। 21.2% का इसमें FII की होल्डिंग है। FII ने इस स्टॉक में पैसा डाला हुआ है। अभी रिसेंट क्वार्टर में, अभी शायद जुलाई में भी इन्होंने पैसा और बढ़ाया है, ठीक है। और DII की होल्डिंग भी 5% की है। आप समझने की कोशिश करें कितनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 21 और 5, ठीक है। और ग्राम नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, एक्चुअल नंबर से बहुत नीचे है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या करती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक करती है उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज मास मार्केट फोकस्ड बैंक। ये पब्लिकली कॉमन पीपल के लिए, आम लोगों के लिए जो उनको कैटर करती है, जिनको फाइनेंशियली कोई सर्व नहीं करता, अनसर्व और अनडिजर्व, जिनको कोई सर्व नहीं करता, शायद उनकी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है या फिर वो इस तरीके के सेगमेंट में होते हैं जहाँ पे उनको ऐसी कॉलोनी में रहते हैं पर वो उनको कोई जिस क्रेडिट एरिया, नेगेटिव एरिया कहते हैं, उसमें रहते हैं जहाँ पे उनको कोई सर्व नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों की प्रोफाइल चेक करके उन लोगों को सर्व करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, इट स्टार्टेड इज ऑपरेशन उज्जीवन फाइनेंस लिमिटेड इज ए नॉन NBFC स्टार्ट करी थी 2005 में। फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमिकल एक्टिविटी टू पुअर, गरीब लोगों को, जो बड़े इंस्टीट्यूट नहीं करता है, जिनके पास आज की डेट में मैं बात करूँ तो कुछ जगह ऐसी है जिनकी प्रॉपर इनकम वो डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं, कुछ ऐसे, पर वो उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो एक साथ एक बड़ा लोन ले। तो ये छोटे छोटे लोन देते हैं, बड़े लोन भी करते हैं, पर बड़े लोन प्रोफाइल देख के करते हैं, पर छोटे लोन और ऐसे लोगों को सर्व करते हैं जो म्यूनसिपल एरिया के बाहर हो जाते हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो कई चीज़ें बिजनेस, छोटे बिजनेस ओनर्स को, छोटे दुकानदारों को, ऐसे लोगों को ये लोग सर्व करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल 2024 में रिटेल बैंकिंग, इट्स इंक्लूड लैंडिंग टू डिपॉजिट्स फ्रॉम रिटेल कस्टमर, आइडेंटिफाइड अर्निंग एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सेगमेंट, ट्रेजरी, बैंक इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, मार्केट बोरिंग, लैंडिंग गेन्स, ये लॉसेज, ये सब है। होलसेल बैंकिंग नेटवर्क, बैंक सर्व 82 लाख कस्टमर्स, 82 लाख कस्टमर को सर्व कर रही है बैंक। 729 ब्रांचेज है इनकी, 21,796 एम्प्लॉई हैं इनकी, और 321 डिस्ट्रिक्ट में ये है, और 26 स्टेटों में काम कर रही है, और यूनियन टेरिटरी इंक्लूड है। टोटल लोन बुक की बात करें तो इनकी 9th मंथ के मिड फाइनेंशियल ईयर में 2024 में इनकी 27,700 करोड़ की लोन बुक थी, ग्रॉस लोन बुक। ग्रुप लोन्स की बात करें 56% है, अफोर्डेबल हाउसिंग 16% है, माइक्रो इंडिविजुअल लोन्स भी 16% है, MSE लोन 5% है, FIG लैंडिंग 5% है, अदर 3% है। डिसबर्समेंट, टोटल डिसबर्समेंट इनका हुआ है 5,700 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q3 में। कंपनी ने एक्वायर करी है 2.57 लाख न्यू कस्टमर एक्वायर करे हैं Q3 में फाइनेंशियल ईयर में, तीसरे से 9वें मंथ में। NDA कलेक्शन 100% रहा है इनका। कैशलेस MBs कलेक्शन 40% के आसपास रहा है। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है वो एसेट क्वालिटी पे देख लेते हैं। द GNPA was 2.1% in Q3 and NNPA was 0.16%. सिक्योर्ड लोन बुक वाज 28.3%। अब सिक्योर्ड लोन बुक की बात करें, जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में या किसी चीज़ के अगेंस्ट में लोन देते हैं उसकी बात हो रही है, वो 28.3% की थी। ग्रोस नेट प्रोविजन, ग्रोस में इन्होंने ज़्यादा कराया है, 2.8% का था, और नेट प्रोविजन इन्होंने कराया 0.16। तो नेट प्रोविजन तो इनका काफ़ी कम है, पर ग्रोस 2% के अंदर रहता है तो अच्छा रहता है। और अब इन्होंने आगे की सोच के लिया है, क्या सोच के लिया है वो आगे देखना पड़ेगा, आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेगा। इन सितंबर 2023, ठीक है ना, 27.5% था इनकी सिक्योर्ड लोन बुक, है ना। अफोर्डेबल हाउसिंग 13 हब आर एक्टिव दिसंबर में कर लिए थे इन्होंने 2023 में, और ब्रांचेस सर्विस कर रही थी प्रेजेंट कस्टमर 350 लोकेशन पे। फास्टर क्रेडिट डिसीजन है इनके, लोअर डिसबर्समेंट टैट है, मतलब फटाफट ही कर देते हैं, मतलब इतना लंबा नहीं खींचते, फटाफट डिसबर्स करते हैं। MSME, in MSME it started disbursement with 2 new fintech
दो नई फिनटेक के साथ इन्होंने एमएसएमई में भी लोन देना स्टार्ट करा है Q3 2024 के सप्लाई चेन फाइनेंस। डिपॉजिट मिक्स की बात करें, टोटल डिपॉजिट थे इनके 30,000 करोड़ के थे, बल्क डिपॉजिट थे 31%, रिटेल थे 43%, कासा 25%, करंट अकाउंट इनका था 1%, सीडी डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट 25% के। टोटल लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी कितनी है इनपे 33,000 करोड़ की थी। रीफाइनेंस इन्होंने कितने लोगों को करा? रीफाइनेंस कौन सा होता है कि जो एक बैंक से निकल के दूसरे बैंक में अच्छी रेटों में जाना चाहते हैं उनको रीफाइनेंस कहते हैं। वो 3% लोगों को रीफाइनेंस करा। डिपॉजिट्स इनके पास 89% है, अदर 8% का है। कासा ब्रेकअप की बात करें, कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इनके पास 7,500 करोड़ का है। करंट अकाउंट 9% हुए हैं इनके, सेविंग अकाउंट 91%। इसका मतलब है इनके पास रिटेल की पकड़ बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ ना, छोटे लोग जिनको कोई लोन नहीं देता इनके पास, उनकी पकड़ अच्छी है, इनकी पकड़ अच्छी है, इनके पास रिटेल सेगमेंट की पकड़ अच्छी है। करंट अकाउंट पे इनकी थोड़ी कमजोर है। ज्योग्राफिकल मिक्स की बात करें तो ईस्ट में 17% है इनका, वेस्ट में 16% है, नॉर्थ में 36%, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है ये 36%, और साउथ में फिर सेकंड लार्जेस्ट है 31%। उसके बाद ईस्ट और वेस्ट में थर्ड और फोर्थ है, वेस्ट 4th नंबर पे। सितंबर 30, 2023 में टॉप 4 स्टेट ऑफ द बैंक प्रॉफिट पोर्टफोलियो वर इन कर्नाटका के 13%, महाराष्ट्र के 9%, तमिलनाडु के 15%, वेस्ट बंगाल में 12% है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, द कंपनी saw significant rise in digital transaction in 6 crore from 3.5 करोड़ से 6 करोड़ पे, मतलब जो यूपीआई है इनके ऐप से ट्रांजैक्शन करने वाला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो बढ़े इनके वो काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। जस्ट ये मान के चलिए डबल ही हो गया है अगर देखा जाए तो। द बैंक इज करेंटली प्रोसेस ऑफ रिवर्स मर्जर विद उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज सब्जेक्ट टू नेसेसरी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डिंग अप्रूवल्स। सेम हैज बीन रिसीव्ड। द मर्जर was announced by the company अक्टूबर 14, 2022 को अनाउंस किया था। तो रिवाइज डेट 13/1/2024 मर्जर की। तो ये इसकी टोटल डिस्कशन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं आपको, जो हम ये दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये येलो लाइन है ये 50 DMA की, ये ब्लैक लाइन है 200 DMA की। तो कहाँ ट्रेंड कर रहा है? 200 DMA, 50 DMA। अभी इसको ये यहाँ पे इसके पास ये देखो खरीदारी थी, और यहाँ पे करीब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो इसकी लगातार एवरेज साइज बड़ी बन रही है इसकी, यहाँ पे खरीद की जाएगी। डिविडेंड बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है 3.46%। कंपनी एक्सपेक्ट टू गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर प्रॉफिट ग्रोथ 45% की CAGR 5 साल में बढ़ी है इसकी है। अब ये देखिए इसकी आपको एक कंप्लीट वो दिखा देते हैं आप इसके सामने। आप यस बैंक लेंगे, यस बैंक के सामने तो देखो आप इसकी PE कितनी है 52.55%, इसकी PE कितनी है 6.67%। इंडसइंड बैंक, मतलब ये कह रहे हैं छोटा बैंक है पर इसकी PE सबसे कम है, प्राइस इसकी अच्छी है, इसकी PE महंगी है, इसकी PEG रेशो 0.15% का PEG रेशो देखते हैं। 6 महीने में क्या रिटर्न दिया -18.61%। MCLD सिग्नल क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन में मान रहे हैं इसको, तो इसका पॉजिटिव होना चाहिए आने वाले टाइम पे। और ये देखेंगे तो 48.63 है इसकी। वन डे के रिटर्न 0.91, लास्ट 3 मंथ के रिटर्न 18.51। प्रॉफिट ग्रोथ वेरिएंस हुआ था 7.09 करोड़ का इसका, मतलब ऐसी बात है प्रॉफिटेबल थी। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का 301.08 करोड़ था, पर उससे पहले वाला क्वार्टर में ये 7 करोड़ प्लस और था। तो कंपनी में केवल कहाँ नेगेटिव हो गई, 7 करोड़ रुपए नेगेटिव प्रॉफिट मतलब कम होने से ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था। और बीच में बैंक के सेंटीमेंट भी नेगेटिव चल रहे थे बैंकिंग मार्केट के। मार्केट क्या था 8,389.65 की है इसकी। अब इसकी बात कर लेते हैं EPS की। अब EPS देखिए मार्च 2000 EPS इसका बढ़ता हुआ है। आप बढ़ते हुए बैंक को आप नोटिस करेंगे ना, अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ, इसकी अर्निंग बढ़ रही है।
डेप्रिसिएशन ऐसा भी जब बढ़ती है इनकम आती है तो फाइनेंसिंग मार्जिन भी इनका देखो यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, यहाँ पे बढ़ रहा था पहले नेगेटिव पर पॉजिटिव होती भी है। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है, मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ी है इनकी, ये देखिए एक्सपेंसेस जब ये ब्रांचें इतनी बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉय बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंसेस होना लाजमी है। इंटरेस्ट रेट देखिए इनकी बढ़ी हुई है 2024 की। बात कर लेते हैं हम, माफ कीजिएगा ये क्या आ गया है। अभी इन चार्ट्स पे आएंगे, इनके चार्ट्स पे आएंगे, अभी बात कर लेते हैं वापस। 5 साल में 45% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ दी है इसने, 3 साल में 424% की देखी प्रॉफिट ग्रोथ दी है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, तो ये बढ़ती हुई चीज़ है। 1 साल में थोड़ा सा ये डाउन रहा है, उससे 3 साल में 30% का रहा है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए यहाँ पे 25% थी, 26% थी, 31% थी, पर मार्जिन पे दबाव अभी ये टीटी 31% की रहने की संभावना है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ है, 5 साल 3 साल और लास्ट ईयर 27 का था। ठीक है, बोरोविंग बढ़ी है इनकी, इन्होंने ली है जो मार्केट से। आपको आरओई इनकी देखिए यहाँ पे 27%, यहाँ पे 33% की थी। अब यहाँ बात कर लेते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग खत्म कर दी है एक तरीके से, पूरी जून में इनकी प्रमोटर होल्डिंग 0 हो चुकी है। अब आप यहाँ बात करेंगे तो किसने खरीदा इनका माल, किसने खरीदा? प्रमोटर ने बेचा तो कोई तो खरीदने वाला होगा ना। यहाँ पे खरीदने वाला एफआईआई है। एफआईआई में किसने खरीदा? ये एफआईआई की लिस्ट है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने खरीदा, सस्ता माल मिल रहा था, उठा लो भैया। कब खरीदा? जून में 3.22% इन्होंने उठाया। ड्यूरो वन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 2.88% लिया है। न्यू कैस्ट एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 1.97% लिया है और डीसीएल लिमिटेड ने 1.53% लिया है। तो ये तो कुछ ऐसे नाम है जो ये मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है जिन्होंने अपना बढ़ाया। साथ में आप देखेंगे तो डीआईआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया इसमें। अब यहाँ पे 3.48 से 24.68 एफआईआई ने माल खरीद डाला। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा माल खरीदा। डीआईआई ने 2.33 से 7.33 कर लिया। तो कहीं ना कहीं तो इनको इसमें पैसा दिख रहा है कि मार्केट में ये स्टॉक चलने वाला है, आगे जाके इसके फ्यूचर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ये देखिए सुंदरम म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, 2.58 का खरीदा है। इसके अलावा कई पड़े हैं भी है। ठीक है, ये स्टेक ऑलरेडी पड़े हुए हैं। फिर इसमें देखते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग। पब्लिक शेयर होल्डिंग ये देखिए बढ़ती 20% थी, जो बढ़ के पब्लिक के पास 67.99% हो गई, 67.99%। मतलब पब्लिक ने भी इसमें जून में काफी हद तक माल खरीदा है। ठीक है, रिसेंटली ट्रेड चेक कर लेते हैं। रिसेंटली ट्रेड्स में क्या हुआ है? अगस्त 2024 में कोई डेजिग्नेटेड पर्सन ने इसने 50,000 की क्वांटिटी सेल करी है, एवरेज 45.22 लाख की वैल्यू के। ठीक है, ये मई में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बल्क डील देख लेते हैं। बल्क डील में आपको बताया था ये सेल करा इसने। ठीक है, 2024 में। ये एक मोटा ये आप चार्ट पे बात कर लेते हैं इसकी, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। चार्ट क्या कह रहे हैं? ये इसका चार्ट है, ये डेली चार्ट है। तो हम इसको सबसे पहले 50 DMA पे देखते हैं। 50 DMA, ये 50 DMA की लाइन है, 50 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं 200 DMA पे। ये ब्लैक लाइन है, ये 200 DMA के नीचे चल रहा है। इसने कब क्रॉस करी थी? ये 4/4 ये लाइन क्रॉस करी थी इसने 10/4/2024 को, अप्रैल में मारी थी क्रॉस इसने। उसके पहले ये चढ़ रहा था, आप देखेंगे यहाँ से इसने क्रॉस करी, यहाँ पे था, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ पे इसने 50 DMA ने क्रॉस करा था 200 DMA। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जाके इसने 3/4/2024 को क्रॉस करा, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। कितने पे था वो बातें बाद में करेंगे, उस रेटों पे मिलने से रहा, क्योंकि एफआईआई के पास काफ़ी है और रिटेल इन्वेस्टर के पास भी है। तो वो रेटें तो मिलने से रही जो पहले रेटों में थी।
ठीक है। एक बार मैं 50 DMA और 200 DMA को हटा देता हूँ, जो कि मैंने बताया कि ओवरसोल्ड कंडीशन में है। अब मैं इसको डेली DMA में चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए कि ये इंट्राडे DMA की बात करते हैं। इंट्राडे में मतलब कि कैसे शेयर कहाँ परफॉर्म कर सकता है कहाँ नहीं। अब ये पिंक सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये है 20 DMA की, और ये 5 DMA की लाइन है, हल्की सी ब्राउन सी लाइन है, ये 5 DMA की। तो 5 DMA की कोशिश हुई है, देखो कई बार टच करने की कोशिश कर रहा है ये ऊपर उठने के लिए, पर कॉन्सेंट्रेशन मोड में ये टच करता है। यहाँ पे इसने ऊपर भी जाने की कोशिश करी और ये वापस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो ये हमने देखी। अब इसकी देख रहे थे अडॉप्टिव RSI। अडॉप्टिव RSI ये देखिए, अडॉप्टिव RSI भी वही मूवमेंट दिखा रही है डेली बेसिस का कि क्या हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अब ये ग्रीन लाइन है ना, ये अडॉप्टिव RSI, ये रेड उसकी एवरेज है। तो रेड जब जाएगी तब उसको यहाँ देखिए, यहाँ पे अडॉप्टिव RSI ने क्रॉस लिया था ग्रीन ने इसके एवरेज से। तो देखिए ऊपर चढ़ता 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 कहाँ से चढ़ रहा है, 23 रुपये समथिंग था, 22-23 रुपये समथिंग। 22-23 रुपये के भाव अब नहीं मिल रहे इसमें वापस, और ये 60 तक पहुँच गया था, 60 से भी ऊपर गया था, शेडो तो 63 तक की दिखा रही है, ठीक है। तो ये गया था, और ये अब डेली बेसिस पे अडॉप्टिव RSI को बिल्कुल टच करने की कुछ पोजीशन में आ गया है, एवरेज अडॉप्टिव RSI की। यहाँ से इसका मूवमेंट बन सकता है। अब आपको इसी को हम 5 मिनट के चार्ट पे ले जाके दिखाते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ है। अब 5 मिनट के चार्ट पे देखिए ना, ये बुलिश कैंडल यहीं से बननी स्टार्ट हो गई थी, इसमें कंसोलिडेशन के बाद खरीद आ गई थी यहाँ से। ग्रीन कैंडल जितनी देख रहे हैं ना बुलिश। अब यहाँ पे क्या करा है इसने, देखिए अपने एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करा, फिर नीचे गया, फिर इसने नीचे गया छोटी कैंडल पर, यहाँ से फिर बड़ी खरीद आ गई। फिर ये देखिए यहाँ पे अडॉप्टिव 5 मिनट के चार्ट पे अडॉप्टिव RSI पॉजिटिव हो जाएगी। 5 मिनट का चार्ट क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव हुआ है। 30 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे अभी यहाँ पे ये इंट्राडे वालों के लिए पॉजिटिव होकर फिर वैसे हुआ है, ठीक है। इसको डेली चार्ट पे ले जाते हैं वापस। डेली चार्ट पे ये पोजीशन क्रॉस करने की कंडीशन है। अब इसके बाद एक चार्ट और दिखाता है आपको, रैंको चार्ट। उससे स्टेबिलिटी पता चलती है, स्टॉक की स्टेबिलिटी। आपको सबसे पहले दिखाएंगे 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट के चार्ट पे देखिए 5 DMA के चार्ट पे, 5 DMA के चार्ट पे देखिए ये ब्रिक बननी स्टार्ट हुई है। ये ब्रिक पहले भी बनी है, ऐसी बात नहीं, ये उठता है चलता है और गिर रहा है। इसका सपोर्ट कहाँ है? इसको ये डेली 5 मिनट का नहीं, ये 5 DMA का चार्ट है और ये डेली का चार्ट। इसका सपोर्ट देखने की बात करें तो इसने एक अपना सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है और उसके नीचे चले गया है, ठीक है, यहाँ पे से। अब इसका जो अगला बड़ा सपोर्ट मिलता है ना, वो मिलता है 23 रुपये 15 पैसे पे। सपोर्ट की बात करें तो 23 रुपये 15 पैसे के आसपास इससे अगला सपोर्ट मिलता है, 23 रुपये 21 पैसे का मोटा मोटा ये लाइन से सपोर्ट। अब इतना नीचे जाएगा क्या? ये देखिए कंसिडरेशन करके ऊपर बढ़ रहा है हमेशा। इस बार ये एक क्वार्टर के रिजल्ट 7 करोड़ से नेगेटिव होने से थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, ये यहीं से ऊपर उठना चाहिए था। पर अब ये देखिए, पर इसके बाद इसने ब्रिक कितनी बनाई है, आप ब्रिक देखिए। उसके बाद यहाँ पे कितनी ब्रिक बनी है, यहाँ पे अगर इसको घूमना है ना तो ब्रिक कितनी नहीं बनाता। अब ये 5 दिन के DMA पे है, अब ये 20 डे के DMA पे देखते हैं। 20 डे के DMA को अगर ये क्रॉस कर लेता है 5 DMA तो और ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं क्या करा है इसने। 5 मिनट के चार्ट पे भी इसने अभी क्रॉस नहीं करा है, क्रॉस करना बाकी है, ठीक है। 200 DMA पे 50 DMA पे दिखा देते हैं, इस पे भी इसको डेली पे ले जाते हैं। ये डेली पे आ गए हैं और 200 DMA की लाइन ये देखिए यहाँ पे काफी कहाँ पे है, 50 रुपये 97 पैसे का सपोर्ट है ना। और 50 DMA की लाइन इसकी कहाँ पे है, 45 रुपये 80 पैसे के आसपास की है, ठीक है। तो अब इसको हम अडॉप्टिव RSI पे ले जाते हैं। इसके अडॉप्टिव RSI क्या करें, अडॉप्टिव RSI दिखा रही है कंटिन्यूस की ये यहाँ पे। अगर यहाँ से 2-3 ब्रिक ऊपर और निकलता है तो यहाँ से अडॉप्टिव RSI काटेगी और जो 50 DMA है ये भी अपना जो गिरता हुआ मूवमेंट है ना ये संभालेगा ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ संभाला।
इसमें एक कोशिश हुई थी पर और नीचे गिर गया, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसको 5 मिनट के चार्ट पे लेके आता है, आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा है। 5 मिनट का चार्ट क्या दिखा रहा है कि कोशिश कर रहा है, यहाँ भी इसने कोशिश करी कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जून मंथ में FII और DII का स्टेक बढ़ा है, पब्लिक ने भी काफ़ी माल खरीदा है, इसमें काफ़ी फंड्स डाल के बैठे हैं, म्यूचुअल फंड्स का भी काफ़ी स्टेक है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप म्यूचुअल फंड की स्टडी करेंगे तो स्मॉल फाइनेंस में, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पसंदीदा शेयर जिन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक इस टाइम पे। DII का स्टेक 7% से बढ़ गया और उसका आपने देखा ही था स्टेक। तो अब मैं इसको आपको एक इंडिकेटर और लगा के दिखा देता हूँ 5 मिनट के चार्ट में। ये कहाँ पे जाके बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो पॉजिटिवनेस बड़ा निकलना चाहिए ना, वो निकलना चाहिए 47 रुपए के ऊपर, 47 रुपए 40 पैसे के ऊपर निकलना चाहिए। 47-85 पकड़ लो आप, उसके ऊपर अगर ये निकल जाए तो पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट में आ जाएगा। फिर ये अपना मूवमेंट बना लेगा 47 रुपए के ऊपर मिलेगा। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए कि इसमें क्या करा जा सकता है, क्या नहीं करा जा सकता। डेली बेसिस पे भी इसका देख लेते हैं। डेली बेसिस पे भी 47 रुपये के 50 पैसे 47 रुपये दिखा रहा है। 47 रुपये के ऊपर गई बात, ये बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट में आ जाएगा इसको। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चाहिए तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। ओवरसोल्ड कंडीशन का है, कितना गिरेगा 22-23 रुपये पे नहीं मिलने वाला है, वो अभी नहीं लगता है क्योंकि इसके प्रॉफिट कर रही है कंपनी, गिर नहीं रही है, ब्रांचेस का एक्सपेंशन कर रही है। तो अब सुपर ट्रेंड अगर इसको डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो कैंडलस्टिक चार्ट में उसका सुपर ट्रेंड वही 45 रुपये पे ही बता रहा है, 45-44 रुपये 86 पैसे। तो 45 रुपये के ऊपर निकलते ही ये कैंडलस्टिक चार्ट में भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आज का जो शेयर था, पहला शेयर जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक था। अगर आपको जो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से ना देखें। ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग क्रिएट्स ए लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए नॉलेज चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप फिर इसको पॉइंट को ले लीजिएगा समझ के। ट्रेडिंग करने वालों के लिए नॉलेज के साथ में स्किल्स चाहिए होती हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। और इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए नॉलेज ही चाहिए होती है, स्किल सेट की इतनी डिज़ायर नहीं है। स्किल आपके पास जितनी नॉलेज आप ग्रैब कर सकते हो, क्या 200 DMA है, कहाँ ओवरसोल्ड है, कहाँ ओवरबोट है, टेक्निकल पे मत जाइए ज़्यादा, आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाइए, फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट कीजिए। टेक्निकल खाली आपको सपोर्ट बेसिस पे बताता है, और टीवी पे जो एडवाइज़र आते हैं वो ऑलरेडी पता है ये एडवाइज़र अपने लोगों को कहाँ खरीदवा देते हैं। एडवाइज़र अपने लोगों को बॉटम में ही खरीदवा देते हैं। एडवाइज़रों ने इसको कहाँ खरीदवा दिया होगा, आपको क्या लगता है बताइए। मैं तो उसको कह रहा हूँ, उसको अभी यहाँ खरीदवा दिया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे खरीद रही होगी, यहाँ पे खरीद आई होगी। और कहाँ खरीद आ गई होगी, यहाँ खरीद आई है 23 रुपये 17 पैसे पे। अभी जून में ये FII DII के इन्वेस्टमेंट यहाँ खरीद आई है, अच्छी खरीद आई है, ये देखिए तो खरीद आ चुकी है, इसमें नीचे नहीं जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आगे भी आपको हम ऐसे शेयर बताते रहेंगे जिन पे हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों लेके आएंगे। साथ ही में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट किया कीजिए जब भी आप कोई शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। टीवी के ऊपर देख के इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आप लोग फंस जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्ट करवाते हैं वो ऑलरेडी खरीदवा चुके हैं। जब ये शेयर चल जाएगा ना, अपने 200 DMA को क्रॉस कर लेगा, 50 DMA, तब आपको टेक्निकल एडवाइज़र बोलेंगे अरे ये तो भाग गया है। अरे भाग गया क्या भाग गया, ये तो ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो कमा चुके हैं। अभी आपको बता देता हूँ इसका, वो आपको कब बताएंगे। अगर आपको नॉलेज है तो आप देखिएगा, आपको बताया भी जाएगा, सुनेंगे भी आप उसको, समझेंगे भी आप।
ये आपको कब रेकमेंड करा जाएगा, जब ये 52 रुपए के आसपास आएगा ना, 50, 51, 52, और ये क्रॉस कर लेगी इसकी ब्लू लाइन इसको, उसके आसपास आपको बोलेंगे। अभी अभी हमने नया ब्रेकआउट देखा है, आप देखिए अब ये भागेगा, कितना भागेगा, कितना भागेगा, ये भागेगा जब तक आप पकड़ने की कोशिश करेंगे 2-3 रुपए जाके, फिर ये अटक जाएगा, क्योंकि नीचे वाले लोग यहाँ से जो खरीद के बैठे हैं वो तो अपना बेचेंगे ना, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पे जब आप खरीदने जाएंगे, फिर पब्लिक लगेगी उस टाइम पे। तो इसलिए कभी भी सलाह लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, लीजिए, फंडामेंटल्स डिस्कस कीजिए, क्या इन्वेस्ट करना है, अपना बेसिकली टेन्योर डिस्कस कीजिए कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।